हादसे या तो इंसान को तोड़ देते हैं या उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदलकर एक मजबूत इंसान बना देते हैं। आज जिस शख्स से हम मिलने वाले हैं, उसकी जिंदगी में भी एक ऐसा भयानक हादसा घटा जिसने उसे तोड़ने के बजाय उसे ऐसा जोड़ा कि वो अब लोगों की बिखरी जिंदगियों को समेटने की कोशिश में लगा रहता है। आइए मिलते हैं राजू चड्ढा से। जरूरी नहीं जो खरे सोने सा है वो हमेशा चमके भी। जरूरी नहीं जो फकीर भटक रहा है मस्ती में वो गुम है कहीं। बरगद का बूढ़ा पेड़ तूफान में टूटकर बिखर जाए ये होगा नहीं। और वक्त का दीमक विश्वास की गहरी जड़ों को खोखला कर पाएगा नहीं। तो ये होगा जरूर कि राख से उठेगी चिंगारी और अंधेरों का सीना चीर कर निकलेगा उजाला और घने जंगलों से निकलेगा रास्ता और उस पर चलेगा एक मतवाला। कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले ये समाज जो है इंसान से उसकी मुस्कुराहट छीनता है। आपने ये बच्चों जैसी मुस्कुराहट को कैसे बचा के रखा है? सर मैं टेंशन ही नहीं लेता कोई। जब टेंशन ही है तो मुस्कुराहट बरकरार रहती है। ऐसा तो नहीं कि इस मुस्कुराहट के पीछे कोई दर्द छुपाते हैं इसलिए आप मुस्कुराते रहते हैं? बंदा देखो जो भी पैदा हुआ दर्द तो सबके पीछे कुछ ना कुछ होता है। बस दर्द जग जाहिर करके फायदा नहीं होता ना, दुनिया उल्टा मजाक उड़ाती है। इस करके हंसते रहो, बढ़िया है, खेलते रहो। नानक जी ने कहा था नानक दुखिया सब संसार। यस। तो ये दर्द का जो धागा है इसने सबको पिरो कर रखा हुआ है, सदियों से बांध के रखा है। देखिए आपने हमारी मनोरंजन की इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है। वहां तो हम बहुत सारे रियल लाइफ हीरो से मिलते हैं। बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जहां हम रियल लाइफ हीरो से मिलते हैं। और मैं रियल लाइफ हीरो उसे कहता हूं जो जताता नहीं है कि वो क्या कर रहा है किसी को तकलीफ से मुक्त करने के लिए। तो मुझे जो सुनने में मिला है आपके बारे में कि बिहाइंड दिस अनअज्यूमिंग पर्सनैलिटी दैट यू हैव, इस मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा शेर जैसा दिल है जो लेफ्ट हैंड को मालूम नहीं होने देता जब राइट हैंड देता है। तो ये क्या जरूरी है कि हम समाज में जब किसी का हाथ थाम कर उसे एक जीना ऊपर चढ़ाएं तो ढोल पीट कर दुनिया को बताएं और फिर उसको जिसको आप हेल्प कर रहे हैं उसको उस बोझ तले दबा के रखें सारी उम्र कि देखो अगर मैं नहीं होता तो तू मर जाता। आपकी क्या सोच है इसके बारे में? सर कभी किसी को कुछ करके ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना गुरु ग्रंथ साहिब ने लिखा है करन करावन आपे आप। करने कराने वाला तो मालिक है, हमारे हाथ में क्या है। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, हो सकता है हमने उसका कोई कर्ज ही देना हो पुराना, या भगवान ने हमारे को सक्षम बनाया कि आपसे कोई हेल्प मांग रहा है। अगर आप किसी को हेल्प करते हो, किसी के काम आते हो और किसी को सुनाते हो, जतलाते हो, वो बेचारा उसको हीन भावना महसूस होने लग जाती है, तो आपका दिया गया सब जीरो हो जाता है। उसका क्या फायदा? तो इसलिए वो मेरे ख्याल में हजरत अली ने कहा था कि जब भी आप किसी को कुछ दो तो उसकी आंखों में झांको मत, क्योंकि वो छोटा महसूस करता है। बिल्कुल बिल्कुल नेवर। और किसी को दो भी अगर कोई मांगे, देखो दो चीजें हमारे फादर साहब ने कही थी। कहते हैं या तो आप किसी की हेल्प करो मत, अगर किसी की हेल्प करो तो वापस एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि उसमें क्या, अगर हेल्प करने पर एक्सपेक्ट करोगे तो आपकी दोस्ती यारी या रिश्तेदारी भी खत्म हो जाएगी। तो उस हिसाब से करना चाहिए। तो मैं बताना नहीं चलो, जो भी किसी को कभी किया मैंने कभी वापस एक्सपेक्टेशन से नहीं किया किसी के साथ कि मेरे को वापस आएगा। पिताजी बड़ी तकलीफों में उन्होंने अपना सफर शुरू किया पार्टीशन के दौरान। वहां पर सब कुछ लुटा कर यहाँ पर आए मुरादाबाद में। फिर उन्होंने अपनी पहले अमृतसर आए, वो अमृतसर आए, पहले अमृतसर आए। अमृतसर में
तो जो भी छोटा मोटा काम था 10-10 पैसे की पेस्ट्रियाँ बेची हैं, जो भी किया। उसके बाद वहाँ से फिर रामनगर हमारे ननिहाल होते थे बेसिकली, वो जानते थे पुराने, क्योंकि पिताजी की शादी तो नहीं थी, छोटे थे, 13-14 वर्ष के थे जब पार्टीशन हुआ था। तो आकर फिर वहाँ पर सेटल हो गए थे। वहाँ पर फिर फार्म वगैरह था या डेयरी का काम चालू किया। बस काफ़ी संघर्ष भरा रहा जीवन हमारे फादर का। आपके बचपन की डिफाइनिंग मेमोरी क्या है? जब आप बचपन के बारे में सोचते हैं, जब आप अतीत में झांकते हैं, तो क्या बचपन का क्या आपको क्या याद आता है? क्या वो लम्हा है जिसने आपको तराशा, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट जो है एक गिफ्ट की? तो बचपन में क्या होता है, जब हम देखिए मुरादाबाद में रहते थे, वो बेसिकली जब सेटल हुए थे, दैट वाज अ रेफ्यूजी कॉलोनी थी वो। अच्छा। वहाँ पर हमने अपना घर बसाया, चलो खरीदा था बेसिकली, पर वहाँ पर पंजाबी वगैरह काफ़ी थे। पंजाबी मतलब हिंदूज एंड सिख सारे थे। वहाँ पर क्या था, गुरुद्वारा और मंदिर साथ साथ बने हुए थे। उस टाइप सोशल मीडिया वगैरह कुछ होता नहीं था। हाँ। तो शाम को 6 बजते, 7-6 बजते पाठ होता, हम पाठ पूजा में मंदिर में भी जाते, गुरुद्वारे में भी जाते। तो वहाँ पर हम बैठे, गुरबाणी से काफ़ी जुड़े उस हिसाब से। तो हमारे मदर भी, फादर हमारे हमेशा टूर पर रहते थे, बाहर ही रहते थे, बहुत कम होते थे, महीने में 2-4 दिन ही होते थे। तो आसाम तक जाते थे काम करने, बिहार जाते थे, ये सब वो बाई रोड ही जाते थे। ट्रक भी लेकर जाते, ट्रक के साथ जाना। ट्रक चलाते थे? ट्रक चलाते भी थे, ट्रक के साथ जाते भी थे। वही जरिया था, एक आध ट्रक था शुरू में, फिर 2 ट्रक हो गए, फिर दूसरे कामों में पड़ गए, ये काम चलता तो रहा। माँ की गोद में पले हैं आप? बिल्कुल, माँ के आंचल में पड़े। सबसे छोटे थे इसलिए लाडले भी होंगे आप? छोटा तो मेरा एक ब्रदर था। अच्छा। जो कि मेरे से 5-6 साल छोटा था। बट हमारी माँ का ये कहना जरूर था मेरे को हमेशा, कहती थी सब ने डांट खाई राजू, तूने कभी मेरे से डांट नहीं खाई, पिटाई नहीं खाई। और मेरे फादर भी मेरे को वो कहते मेरा गऊ बच्चा है। जैसे कहते ना गाओ बेबी, मतलब गऊ किसी को बोलती नहीं कुछ, मतलब फादर को गऊ बच्चा बुलाता था। बाप का साया कम था सर पे? नहीं, बाकी आखिरी बाद के दिनों में तो फादर साहब ने हमारे को क्या था, सन 75 में इमरजेंसी लगी थी, तो फादर पर केसेस वगैरह बनाकर जो चल रहा था माहौल उस वक्त, उनको अंदर कर दिया गया था। ओह। तो पहले 6 महीने रहे, फिर आ गए। पहली बारी मीसा में बंद कर दिया, दोबारा केस डालकर कोफे पोसा में बंद कर दिया। फिर 77 में जनता सरकार आई, तो जितने कोफे पैसा जितने पर केस बनाए तो उठाकर बाहर कर दिया। वो सब कह दो, उसको पॉलिटिकल वेंडेटा कह दो या ऑफिसर्स वेंडेटा कह दो, कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद हमारे फादर का ना, जो हम छोटे तो थे बहुत, तो हमारे भाई साहब की उम्र भी 15 साल की थी जब हमारे फादर के साथ ये केस हुआ। तो हमारे भाई साहब 15 साल की उम्र में बिजनेस में पड़ गए थे। उन्होंने हमारी मम्मी को किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी उन्होंने। उसके बाद फादर बाहर आए, कहते बच्चों यार काम को सारा आप संभालो, मेरे को नहीं संभालना कुछ। बट डेफिनेटली हम छोटे थे, पूरा साया रहा, संभालते रहे, काम लिया, बढ़ाया सारा कुछ उन्होंने। बट 84-85 के बाद हम भी बड़े हो गए। मैं 83 में 18 साल की उम्र, नहीं सन 81 में 16 साल की उम्र में काम में पड़ गया था, क्योंकि मैं पढ़ता भी था, साथ में ट्रांसपोर्ट भी चलाई साथ में। हल्के हल्के फादर ने सारा कुछ, बेटा आप लोग संभालो सारा। अब उन्होंने भरोसा किया हमारे पर। नहीं तो क्या होता है, आज की डेट में बाप देखोगे, तब की डेट में कई बाप ऐसे होते थे, वो बच्चों पर भरोसा ही नहीं करते, यार बच्चा जीरो करेगा क्या करेगा। पर हमारे फादर ने हमारे को खुला हाथ दिया, उनको भरोसा था हमारे ऊपर, और हमने भी फादर को गलत नहीं होने दिया, बढ़ाया ही काम को। बट एक चीज़ और फादर की हमारे थी, जो भी हमें प्रॉपर्टीज़ बनाई या जो भी फैक्ट्रीज बनाई, उन्होंने डे 1 से कहा बेटा मेरा नाम मत डालना कहीं, मेरे जाने के बाद तुम लोग आपस में लड़ोगे प्रॉपर्टियों के चक्कर में, अपने अपने नाम से जो बनाना बनाते रहो। तो ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने। कितनी बड़ी बात कह गए राजू जी। हमारे बड़े कहते थे कि जब भी इंसान बात करते करते इमोशनल हो जाए या उसकी आंखें भर आए या वो चोक हो जाए, तो उसका मतलब कुछ है उसके दिल में जो कोशिश कर रहा है बाहर निकलकर अपना एक पूरा एक रूप दिखाने के लिए। ऐसी क्या बात है आपने जो अपने दिल में दबा कर रखी है, जो आप बोल के भी नहीं बोल पा रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दबाया। जैसे अब माता पिताजी का जिक्र आया, उनका टॉपिक आ गया, डेफिनेटली क्लोजनेस होती है माता पिताजी से। अब वो हैं नहीं इस दुनिया में,
तो यादें ताज़ा हो जाती हैं, इस करके ज़रा सा मन भर जाता है, इमोशनल हो जाता है बंदा। ग्रैटिट्यूड, मतलब एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड यस, यू कैन से दैट। कि आज मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि कितना कुछ यस। उन्होंने दिया जिसकी वजह से आज आप इस लायक बने हैं कि फादर साहब थे, या जब हमारा पूरा परिवार था, तब अब एक ही घर में रहते थे। मतलब हमारे 4-5 चाचा थे, एक तो बॉम्बे थे बेसिकली, 4 चाचा हमारे फादर, हम सारी फैमिली, पूरी जॉइंट फैमिली मुरादाबाद में एक ही घर में रहते थे। फिर हल्के हल्के एक चाचा जी शिफ्ट हो गए दिल्ली, फिर दूसरे हो गए, हम शिफ्ट हो गए, तो अलग अलग से हो गए। फिर न्यूक्लियर फिर हम अपने जॉइंट फैमिली होगी। उसके बाद फादर साहब का स्वर्गवास हो गया, फिर हमारे दोनों ब्रदर्स भी चले गए, निर्माता जी का स्वर्गवास हो गया। तो जो हम 3 भाइयों का इकट्ठा एक कुटुंब था, रह गया था, वो भी हम अलग अलग हो गए। जो भी परिस्थितियां रहीं उस वक्त, तो समय के साथ चलना ही पड़ता है। अब आज की डेट में हम न्यूक्लियर से ही हैं, बिल्कुल। मैं हो गया अकेला, साथ में मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, पर सारे वो हैं तो व्यस्त हैं। दिन में तो चलो अपने दिनचर्या में सारे अपने व्यस्त रहते ही हैं, बट जब घर में अकेले होते हैं पुरानी यादें सारी आती हैं। जो हमारा जितना भी बड़ा कुटुंब था, जब जॉइंट फैमिली थी, हमारे सारे चाचा हो गए, चाचा जी के बेटे हो गए, हम हो गए, हम सुबह सारे इकट्ठे बैठते थे, चाय इकट्ठे पीते थे फादर के साथ, 10-15 लोग जो भी थे हम। तो वो चीज़ें पुरानी याद आती हैं, मिस करते हैं उसको। तो लोग बिछड़ते गए। बिछड़ते के अलग अलग होते, बिछड़े तो नहीं, मतलब मिलते तो अब भी हैं। कुछ इस दुनिया से चले गए, कुछ अब अलग अलग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, अपने अपने परिवारों में। सबके परिवार अपने भी बढ़ने शुरू हो गए। राजू जी, अगर आप परमिशन दें तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा। जिस तरह आप हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, इंग्लिश हिस्ट्री को, तो बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट में आप बांटते हैं। एक राजू जी की जिंदगी है बिफोर द ट्रेजेडी, आई मीन एन अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी, जिसको मैं कहूंगा जिस विच स्ट्रक योर फैमिली। और एक राजू जी हैं जो उसके बाद में उनका एक सफर यहां तक का है, क्योंकि उसके बगैर ये बात संपूर्ण हो नहीं सकती, क्योंकि हम को हमारी ट्रेजेडीज डिफाइन करती हैं और हमको वो उस आग से गुजारकर कहते हैं कि सोना आदमी तभी बनता है। और एक बहुत बड़ी बात कही थी बर्ट्रैंड रसल साहब ने कि टू नो समबडी इंटीमेटली इज टू नो हिज ट्रेजेडी। किसी को करीब से जानना हो तो उसके दर्द के करीब जाओ। तो मैं ना चाहते हुए भी आपको वहां ले जाऊंगा जहां पर आपके 2 पिलर्स, आपके भाई की एक अनफॉर्चुनेट घटना घटी, जिसमें वो दोनों अचानक चल दिए और फिर वो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द नेशनल डिस्कोर्स। मगर उस घर में एक राजू चड्डा नाम का शख्स था, जिसके दिल पे क्या बीत थी उसका किसी को अंदाजा था ही नहीं। उस दर्द से निजात पाने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए आपने क्या किया? कैसे अपने आप को समेटा? कैसे आपने आप को संभाला? सर देखिए, उस दुख से आप कहेंगे निजात पाने की, निजात तो कभी नहीं पा सकता उस दुख से, नहीं आज तक मैंने निजात पाई है। दोनों भाई थे, हमारे पिलर थे। यस, तब तक ये बात जरूर थी, लिटिल आउट ऑफ द क्वेश्चन भी कह सकता हूँ, तब खाली भाई साहब को ज़्यादा जानते थे या छोटे ब्रदर को लोग जानते थे। कई लोगों का काम होता है कि आपके अंदर हीन भावना, जैसे मैंने कहा ना, आप किसी को कुछ देते हो, उसके अंदर कहलाते हो किसी को, तो हीन भावना हो जाती है। ऐसे कई लोग मेरे से भी कहते थे, राजू तेरे बड़े भाई को और छोटे को सब जानते, तेरे को कोई जानता नहीं है। मैं हमेशा उनको यही जवाब, मेरे अंदर कभी हीन भावना नहीं आती भी उनको जानते हैं, मेरे को कोई क्यों नहीं जानता। मैं हमेशा कहता था, परिवार में हमेशा एक आदमी को जाना जाता है, परिवार हमेशा एक आदमी के नाम से चलता है। जैसे हमारे पिताजी थे, उनके चाचा जी हमारे थे, तब हमारे पिताजी को जानते थे सारे। तो ऐसे मेरे में कभी हीन भावना नहीं है इस टाइप की। मैं चुपचाप अकेला अपने काम में मस्त रहता था। यस, मेरी बड़े भाई साहब से दिन में 10 बारी बात होती थी, ये करना है, हम डिस्कशन भी बहुत करते थे, बट मैंने कभी आपके आगे आने की लालच नहीं। मैं कहा भाई साहब देख रहे हैं, मैं अपना पीछे काम में व्यस्त रहता था। इस टाइप का हमारा। छोटे भाई से बात होती, छोटा भाई जरा व्यापार चलो अपना अलग सा देखता थे, हम इकट्ठे ही सारे, वो काम अलग सा देखता था, उसके काम में मेरी इंटरफेरेंस नहीं थी। जो मैं और भाई साहब थे, हम इकट्ठे करते थे जो भी करते थे। इस करके हमारी दिन में 10-12 बारी बात होती थी। मिलना तो कई बार हफ्ता नहीं हो पाता, एक ही घर में रहते हुए। को मैं जरा कुछ जल्दी सोने का आदी था, वो जरा लेट सोते थे, वो जल्दी उठकर चले जाते थे, मैं आराम से, मेरे को काम में जाना था, मेरे को मीटिंग में जाना ही नहीं होता था जरा। डेफिनेटली मेरे थॉट्स बहुत लेते थे, साथ में उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे भाई साहब।
तो उनके जाने के बाद फिर कैसे संभाला राजू चड्ढा ने अपने आप को? क्योंकि सर उनके और मेरे बीच में ना कुछ छुपा हुआ नहीं था। जब भाई साहब का देहांत हुआ, छोटे पिता का भी देहांत हुआ, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया अभी ये परिवार अब खत्म हो गया, राजू कुछ कर नहीं पाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली किसी को ये नहीं मालूम था कि मेरे और भाई साहब में इतनी ट्रांसपेरेंसी थी, कोई किसी को अंदाज़ा नहीं था। जो भी, चाहे मैं एक पैसा भी किसी को दिया, चाहे जितना भी दिया, वो सब मेरी नॉलेज में होता था। तो मेरे को किसी चीज़ से ये नहीं था कि मेरे को कोई आदमी, कई लोगों ने बाद में मेरे को पागल बनाया चाहा कि आपके भाई साहब हमारे को इतने पैसे वो करते हैं, इतना दे दिया। अच्छा। मैंने कहा नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में तो कुछ है नहीं कोई, मैं क्या आपके पास सबूत है दिखाओ। और तो और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक हमारे परिवार में थे, किसी की डेथ हो गई रिसेंटली पीछे, तो उनकी मिसेज आई मेरे पास, कहते राजू जी आपने इतना पैसा देना था हमारे पति का। मैंने कहा देना तो बताइए, क्या रिकॉर्ड है आपके पास? कहते नहीं मेरे पास चेक पड़े हैं आपके भाई साहब के साइन किए हुए कि उनको जो थे। मैं कहा देखो अगर भाई साहब के चेक साइन किए हुए पड़े हुए हैं मैं वो भी मानूंगा, मेरे पास ला कर दीजिए। तो आज तक चेक आए नहीं मेरे पास, इस टाइप की चीज़ें भी आई मेरे पास। कई बंदों ने कहा देने, बट मेरे को मालूम ही था भाई साहब किसी का एक पैसा चेक आया, किसी का 10 लाख का भी है वो भी मेरी नॉलेज में था, 20 लाख का गया वो भी मेरी नॉलेज में था। कोई ऐसा नहीं था मेरे से छुपा हुआ हो कभी कुछ। तो उस दर्द से आपने राहत पाने के लिए क्या ये रास्ता इख्तियार किया कि शायद लोगों के जख्मों पर मरहम लगाकर ही आप थोड़ा सुकून हासिल कर पाएंगे? ऐसा था, कई लोगों की बहुत बोलने की इच्छा होती है, बहुत बोलते हैं जी। मैं बोलता बहुत कम हूँ, लोग कहते हैं। एंड मेरे को गुस्सा भी बहुत कम आता है। लाइक कि बड़े वैसा भी कहना होता था, राजू यार तू किसी को गुस्सा नहीं करता ना, तेरा आधे लोग काम नहीं करते। मैंने कहा पापा भाई साहब जो भी है मैं गुस्सा नहीं कर पाता, मेरे से गुस्सा नहीं होता किसी को। मैं कहा किसी मैं कड़वा बोलूँगा, अगला बंदा आपका स्टाफ है, आप उसको डांट दोगे तो आपका कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, खाली आपको बद्दुआ दे सकता है। मैं भाई साहब सबसे कहता मैं किसी की बद्दुआ मत लिया करो। अब जितना भी मेरा स्टाफ है, काफ़ी स्टाफ है, मैं सबको भाई वगैरह मानकर चलता हूँ। कभी किसी को, ये मेरे स्टाफ को स्टाफ की नज़र से नहीं देखा, सबके साथ करता हूँ। जिनकी बदौलत हम यहाँ तक आए हैं, अब उनको ही हम दूसरी नज़रों से देखना शुरू कर दें तो हमारे और किसी और आदमी क्या फ़र्क रह जाएगा। सबके साथ मिलाकर चलना चाहिए। सपनों में पॉन्टी साहब आते हैं आपके? सपनों में तो सारे आते हैं, पोंटी जी भी आते हैं, छोटा हरदीप भी आते हैं, मदर फादर सारे ही आते रहते हैं। क्या कहते हैं आपसे? बट वो जो कोर्स ऑफ डिस्कशन होता है वही कहते रहते हैं यार ये काम तेरा पेंडिंग रह गया राजू। मेरे को ना डायरेक्शन देते होते थे, राजू यार तेरा ये काम नहीं हुआ, तेरा वो काम नहीं हुआ। वो भी अभी भी आकर सपने में डांटते हैं? नहीं, डांटते तो खैर कभी नहीं थे, बट यस कई बारी जरा सा मतलब खुश होकर नहीं बोलते, इसको डेफिनेटली गलती मेरी अगर होगी, काम नहीं होगा तो डांटते हुए कहते थे यार राजू तेरा काम ही नहीं हुआ, तेरे को कहा था तुम किए ही नहीं। वो अभी भी सपने में आकर के रहते हैं तेरा राजू ये काम पेंडिंग पड़ा है, क्यों नहीं कर रहा था। तो मेरे को उठता हूँ तो मेरे को याद आता है वाकई में कई काम जेन्युइनली पेंडिंग होते हैं, अभी भी पुश करते हैं मेरे को। तो क्या कुछ नया शुरू हुआ उस भयानक जानलेवा ट्रेजेडी के बाद में? कुछ नया जन्म, कुछ ऐसी बात जो शायद जो आपने महसूस नहीं की थी कि देखते ही देखते, जिस तरह इस दुनिया ने कोविड के बाद में दुनिया को ऐसे कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। ऐसा कुछ कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था ऐसा कभी कुछ होगा। तो जहाँ पर भाई सब जाते थे मिलने थे, वो डेफिनेटली मेरे को सब जगह वहाँ जाना पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा। जो लोग आज तक मेरा नाम नहीं जानते थे, लोगों ने मेरे को मेरे नाम से जानना शुरू किया। आज भगवान की कृपा से काफ़ी लोग जानते हैं मेरे को मेरे नाम से। जब तक भाई साहब तो डेफिनेटली मेरे को कोई जानता ही नहीं था। जानते थे जो रिश्तेदारी में जानते थे, क्लोज दोस्ती यारी में जानते थे, बाकी ज़्यादा मेरे को कोई जानते नहीं थे। तभी किसी को मेरे को परिचय अपना देना होता था तो मैं ये फादर के नाम से परिचय देता था, मैं उनका बेटा हूँ, या फिर भाई साहब के नाम से परिचय देना पड़ता था, मैं उनका भाई हूँ। आज आप राजू, आज अपने आप डेफिनेटली मेरी अपनी जरा सी पहचान है मेरी। तो ये दुनिया बहुत ही खौफनाक एक दौर से गुजर रही है। यूक्रेन में जो हो रहा है वो उससे दुनिया वाकिफ है। कोविड के शौक से अब तक घर घर जो है जूझ रहा है। इतने घोर अंधेरे में आप जैसा शख्स जिसने दुनिया को बहुत करीब से महसूस किया है, दर्द के सारे पगडंडियों और रास्तों पे चल के आप यहाँ तक आए हैं, ऐसी क्या बात आप अपने फेथ की कोख में उतरते हैं जब आप अपने गुरुओं की वाणी सुनते हैं? हाउ डू वी रीबिल्ड दिस ब्रोकन वर्ल्ड? ये दुनिया टूट
चुकी है, बिखर चुकी है, लोग अलग हो गए हैं, उनको क्या आप, क्योंकि आप उस रास्ते से गुजरे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को समेटा है, आपने वो सुबह देखी है और फिर आप चले हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद आपसे बेहतर कोई शख्स हो ही नहीं सकता जो इस लम्हे में दुनिया को वो कहे कि देखो मैंने ये किया है। तो वो क्या चीज़ है, आप क्या कह सकते हैं? सर देखो, पेंडेमिक है, डेफिनेटली किया तो बहुत कुछ, सबने बहुत किया है, आपने भी किया होगा, हर किसी बंदे ने अपने स्तर पर सबने कुछ ना कुछ किया है। बट मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर मैं बोल दूँ पर्दे पर आकर कि मैंने उसके साथ ये किया है, मैंने ये किया है चैरिटेबल में, फिर वो वही बात जैसे आपने लेफ्ट हैंड को पता नहीं राइट क्या करता है, राइट को पता नहीं लेफ्ट क्या करता है। अगर मैं कहूँगा तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँगा कि मैंने क्या किया है। बाकी भगवान को मालूम है किसने क्या किया है। तो आप क्या कहेंगे लोगों को जो जो दिशाहीन है, जिनको कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है, जो जिनका सब कुछ लुट गया है, या जो अगला स्टेप क्या लेना चाहिए उनको पता नहीं, क्या आप क्या कहेंगे उनसे? लोगों का डेफिनेटली इसमें दो संदर्भ में जो आप कहना चाह रहे हैं। हाँ। एक तो है कि लोगों में परिवार में कई हाँ। लोग चले गए, दूसरा कईयों के काम खत्म हो गए। हाँ। अब जहाँ तक परिवार में गए हैं लोग, उसकी भरपाई तो पूरी नहीं हो सकती। मेरी अपनी रिश्तेदारी में हमारे एक बहनोई का स्वर्गवास हो गया कोविड की वजह से, एक हमारे फूफा जी का हो गया, एंड हमारे एक रिश्तेदारी में ही है, वेरी क्लोज कह सकते हैं, 2 भाई थे परिवार में चलाने वाले। एक ही दिन में एक का ब्रदर का सुबह 8:30 बजे डेथ होती है, एक की 11:30 बजे डेथ हो जाती है। तो ऐसे परिवार भी देखे हैं, बट उनमें चलो बच्चे बड़े थे, काम संभाला, चल रहा है। हाँ, कईयों का इसमें काम का बहुत नुकसान हुआ है, जो लोगों का डेफिनेटली कि भगवान पर भरोसा रखें। मेरे पास जो कहना था, मेरे पास कई लोग आए हैं, भाई साहब हमारा काम खत्म हो गया, तो हमने भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज वगैरह को उनको प्रोत्साहित किया कि आप ये एंसिलरी इंडस्ट्री लगाइए, हमारे को दीजिए। काफ़ी परिवार है इस टाइप के जो हमने काम करिए ऐसे लेकर आए हैं। सबको तो इकट्ठा नहीं लेकर आ सकते, अब जितनी हमारे पास क्षमता हम उतने लोगों को ही करवा सकते हैं काम, सबको तो नहीं करवा सकते। डेफिनेटली अब किसी का उजड़ा है, काम खत्म हुआ है, भगवान पर भरोसा रख के भगवान देगा। उस सुबह को याद कीजिए जब आपने दोनों भाइयों को एक साथ में विदा किया था। वो सुबह फिर आपने कैसे जागकर अपना पहला कदम लिया जिसके बदौलत आप यहां पहुंचे? सर जब भी ये हादसा हुआ, एक तरफ बड़े भाई साहब थे, एक तरफ छोटा ब्रदर था, मैं तो समंजस में था, लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। जाना मेरे लिए तो दोनों ही बराबर थे जो भी था। पहले तो मदर को बड़े तरीके से बताया कि एक माँ के 2 बच्चे चले जाएं, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े तरीके से पहले एक भाई साहब के लिए बताया, फिर दूसरे ब्रदर के लिए बताया, उनको ऐसे ऐसे हो गया। मदर बड़े हौसले में थी, वो रोई नहीं एकदम। उन्होंने कहा जो उसकी रजा है उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। बट ऐसी स्ट्रॉन्ग मोमेंट मैंने नहीं देखी। उनकी बाद में डेफिनेटली रोई, उस वक्त उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले। उन्होंने कहा, गुरु अर्जन देव जी 5वें पातशाही ने कहा था, जब उनको खोलते हुए पानी में डाला किया था, तो उन्होंने कहा था तेरा पाना मीठा लागे और नाम पदारथ नानक मांगे। क्या बात? तो ये हमारी मदर ने कहा, तेरा पाना मीठा लागे, और कुछ नहीं कहा। उसके बाद डेफिनेटली जो रिचुअल्स होते हैं वो चलते रहे, फिर अपने पैरों पर आना ही था, क्योंकि कोई भी आपको वहाँ, तो उस टाइम तो ये माहौल हो गया था, लाइक बाज होता ना नीचे चिड़ियों को देखता है कैसे उठाएं कैसे खाएं, सब ने हमारे को बाज कह लो या गीद की तरह देखना शुरू कर दिया था, इनको कैसे नोचें, कैसे खाएं, कैसे क्या करें। पर उस स्थितियों से भी हम निकल कर बाहर आ गए। और आज भी मुस्कुरा रहे हैं आप। कहते ना, हंसो तो सब साथ चलेंगे आपके, रो तो कोई रोएगा नहीं आपके साथ। बस आप ये मुस्कुराहट को बरकरार रखिए, उसकी रोशनी दूर दूर तक पहुंचेगी। ये आपका आशीर्वाद रहेगा, बिल्कुल मुस्कुराहट बरकरार रहेगी। थैंक यू। तेरा तेरा तोल के नाम गुरु का बोल के तूने नानक नाम बड़ा किया, नानक नाम बड़ा किया। तेरा तेरा तोल के नाम गुरु का बोल के तूने नानक नाम बड़ा किया, नानक नाम बड़ा किया। चल के गुरु के ग्रंथ की राह पे लेके नाम वाहे गुरु का, जीवन सेवा में रात दिन लगा दिया,
लेके नाम वाहे गुरु का। शुक्रिया तेरा शुक्रिया नानक दे पुत, शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया नानक दे पुत, शुक्रिया।